देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। वक्त हो गया है 5 बजे का। चलिए रुक करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की ओर। आम चुनाव जिसे लोकसभा चुनाव भी कहते हैं, जिसमें अभी काफी समय बाकी है, लेकिन उससे पहले आईएनडीआईए वर्सेस एनडीए की ताबड़तोड़ लड़ाई देखने को मिल रही है और यूपी में तो मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। मिशन 80 का बड़ा लक्ष्य तो है और भाजपा की तैयारी भी बहुत जोर शोर से है। भाजपा ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हारी हुई सीटों पर अपने प्रत्याशियों के ऐलान के साथ ही दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में भी उतारने का फैसला किया है। जबकि लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, साथ ही यूपी के घोसी में तो उपचुनाव भी है, जिसके लिए ताबड़तोड़ जनसभाओं का दौर जारी है और कांग्रेस भी यूपी में खुद को मजबूत कर रही है। प्लान तो तैयार है, बस उस पर काम करना बाकी है और काम करना जारी भी हो चुका है कुछ पार्टियों का। लेकिन उससे पहले सपा को कड़ा झटका लगा है। 2022 विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले नेता को गिरफ्तार किया है। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए, क्योंकि अब खबरों पर चर्चा होगी विस्तार से। तो देखिए, आज की 4 बड़ी खबरें हैं जिन पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जहां भारतीय जनता पार्टी का फतह प्लान तैयार हो चुका है, हारी हुई सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान जल्दी हो सकता है, ये भी अटकलें हैं। साथ ही हारी हुई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिग्गज नेताओं की भी एंट्री करा दी है। लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर भाजपा ने सीटों का चयन भी कर लिया है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भाजपा का सबसे ज्यादा फोकस उन 14 सीटों पर है जो फिलहाल भाजपा के पास नहीं है। इन सीटों को लेकर भाजपा लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, जिसके लिए बीजेपी प्रत्याशियों के ऐलान की भी योजना बना रही है। उनमें सोनिया गांधी की सीट रायबरेली और डिंपल यादव की सीट मैनपुरी शामिल है। इन सभी सीटों पर जल्द ही अमित शाह और जेपी नड्डा रैली करने वाले हैं। भाजपा इस बार चुनाव में कठिन सीटों पर खास फोकस करती हुई नजर आ रही है, ताकि समय से पहले ही तैयारी की जा सके। तो देखिए, कमजोर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्लान तैयार हो चुका है। तो यूपी में तो मिशन 80 का लक्ष्य लिए भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनावी मैदान में उतर चुकी है। ऐसे में बीजेपी का फोकस हारी हुई सीटों पर सबसे ज्यादा है और जिसको लेकर ये अटकलें हैं कि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने हारी हुई सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया था, ठीक उसी तर्ज पर लोकसभा चुनाव से पहले हारी हुई सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाएगा। विवेक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, हारी हुई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्लान तैयार हो चुका है। अटकलें ये भी है कि प्रत्याशियों का भी ऐलान हो सकता है। फिलहाल सवाल ये रहेगा कि हारी हुई सीटों पर बीजेपी कैसे फोकस कर रही है, रोडमैप कैसे बनाया गया है। देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में मिशन 80 का अभियान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो इस अभियान को और भी ज़्यादा सफलतापूर्वक बनाने के लिए कई सारे बात करें तो पैतरे अपनाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां भाजपा का शीर्ष नेतृत्व लगातार संगठन में बदलाव करता है, नए चेहरों को मौका देता है, कई लोगों की जिम्मेदारियों को बढ़ाता है, तो वहीं हमने देखा है कि किस तरीके से लगातार 1 महीने तक केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल को जो है वो प्रस्तुत किया गया, जनता के सामने रखा गया और सरकार की वाहवाही कराई गई। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मेरा माटी मेरा अभियान से ऐसे तमाम अभियान उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी चला रही है और कई और भी साथियों को जोड़ने का काम भी कर रही है। एनडीए में सुभाषपा की एंट्री कराई गई है, कई और
सहयोगी दलों को ढूंढा जा रहा है, कई साथियों की तलाश में है जो 80 की 80 सीटें मिशन 80 के तहत उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को दिला पाए। ऐसे में अमित शाह और नड्डा की जोड़ी तमाम प्रकार की रणनीतियों पर चर्चा कर रही है। आज भी राष्ट्रीय महासचिवों की बीजेपी में बैठक हुई और लोकसभा वार विधानसभा वार बात की जाए मुद्दों पे, चुनावी मुद्दों पे चर्चा की गई है। मुस्कान, ठीक है, लेकिन देखिए विवेक, मैनपुरी और रायबरेली ये सीटें ऐसी है जहां बीजेपी की खास रणनीति तैयार होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये दोनों ही सीटें फिलहाल, अगर हम रायबरेली की बात करें तो रायबरेली की सीट को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, तो वहीं मैनपुरी की बात करें तो ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती है। इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस कैसे है, क्या कुछ प्लान है, और साथ ही क्या जिस तरीके से मध्य प्रदेश में तारीखों के ऐलान से पहले प्रत्याशियों का ऐलान हुआ था, क्या उसी तर्ज पर लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में भी हारी हुई सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान होगा क्या? देखिए, अगर बात की जाए तो वो मध्य प्रदेश की राजनीति थी। मध्य प्रदेश की राजनीति कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति से अलग है, जहां मध्य प्रदेश में मुकाबला 50-50 का दिखाई दे रहा है। तो वहीं अगर बात की जाए तो इस समय अगर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है 64 लोकसभा सांसदों के साथ, वो काफ़ी बेहतर है। और जिस तरीके से एक लीड करती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही थी, तमाम चुनाव हुए, 2 बार उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार बनी, निकाय चुनाव फतह किया, और इसके बाद लोकसभा का चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में है। अगर देखा जाए तो रायबरेली और मैनपुरी जिस सीट की आप बात कर रही हैं, वो दोनों ही विपक्ष का मजबूत गढ़ माना जा रहा है। कांग्रेस पिछले कई दशकों से रायबरेली की सीट अपने पास रखी है। वहीं अगर बात करें तो मैनपुरी की सीट जो है समाजवादी पार्टी के पुरोधा और संस्थापक रहे नेताजी जिन्हें कहा जाता था मुलायम सिंह यादव की सीट है। उनके निधन के बाद इस सीट रिक्त हुई, उसके बाद उपचुनाव हुए, और उस उपचुनाव में हमने देखा था कि किस प्रकार की सहानुभूति की लहर जो है वो सपा के साथ गई, और रिकॉर्ड मतों से वहां से मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव बन के आई। इतने वोट मुलायम सिंह यादव को भी नहीं मिले थे। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की इन 2 सीटों को भेजने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपनी तैयारी और पुख्ता करनी होगी, और अपने कमान में एक ऐसा तीर लाना होगा जो इन दोनों दुर्गों को भेज सके। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। पांच सितंबर ये वो तारीख है जब घोसी में उपचुनाव होना है। अब अगर चुनाव है तो लाजमी है कि नेताओं की भी वहां पर भरमार होगी, और जब मुकाबला भाजपा वर्सेस सपा हो तो टक्कर भी कांटे की होगी। आज अखिलेश यादव ने सुधाकर सिंह के समर्थन में जनसभा करते हुए जातीय जनगणना के मुद्दे को हवा देते हुए भी वो नजर आए हैं, और बीजेपी पर जमकर जुबानी वार किया है। इस दौरान मंच से अखिलेश यादव ने INDIA का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा इस गठबंधन से डर गई है। इस जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। इसलिए नौजवानों, जहां किसानों का भविष्य अंधेरे में डाल दिया इन्होंने, नौजवानों का भविष्य अंधेरे में, इनसे ज्यादा झूठ बोलने वाली कोई पार्टी नहीं है। जो लोग लाल किले से झूठ बोलते हों, लखनऊ से झूठ बोलते हों, बताओ उन पर भरोसा करोगे आप? ये लोग भाईचारा नहीं चाहते, ये लोग भाईचारा नहीं चाहते, ये लोग चाहते हैं कि समाज में दरार बनी रहे, दरार। समाज में हिंदू मुस्लिम की दरार बन जाए, सिख ईसाई की दरार बन जाए, और जब कामयाब नहीं होते तो जातियों के बीच में दरार डालते हैं, जातियों के बीच में। विवेक एक बार फिर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, घोसी उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, हर पार्टी का दिग्गज नेता वहां पहुंच रहा है, जनसभा कर रहा है और जनता को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहा है। अखिलेश यादव ने आज भारतीय जनता पार्टी पर क्या कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो घोसी उपचुनाव से पहले दोनों ही पार्टियां
अपनी सक्रियता दिखा रही हैं। मात्र 6 दिन का शेष समय बचा है दोनों पार्टियों को और प्रत्याशियों को अपने चुनाव प्रचार में। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों और मंत्रियों की एक टुकड़ी वहां पे पहले से तैनात कर दी है, क्योंकि अब बात सपा और भाजपा दोनों की प्रतिष्ठा का आ गया है। जहां सपा के बागी नेता दारा सिंह चौहान ने बीजेपी का दामन थामा है और दोबारा से उसी विधानसभा सीट से जिससे वो जीत के आए थे वहां से वो प्रत्याशी के रूप में आए हैं। तो वहीं सुधाकर सिंह को सपा ने जिम्मेदारी दी है कि इस उपचुनाव में वो सपा का परचम लहरा सके। ऐसे में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज घोसी उपचुनाव में जनता के साथ जनसंवाद करते नजर आए, सुधाकर सिंह के लिए वोट मांगते नजर आए और भारतीय जनता पार्टी को एक झूठा पार्टी करार दिया। लगातार जुमलेबाजी की बात उन्होंने की और उन्हें साफ तौर पर बिना नाम लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी निशाना साधते हुए कहा कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, लखनऊ से झूठ बोला जाता है, लेकिन जनता के साथ अभी तक विकास नहीं हुआ। यही नहीं, वो उन्होंने दारा सिंह चौहान को धोखेबाज तक कहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दारा सिंह चौहान ने यहाँ की जनता को धोखा दिया है, झूठ बोला है और इस बार जनता उस चुनाव में उनको सबक सिखाएगी। तो जिस तरीके से लगातार अब बयानबाजी तेज हो गई है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच, अब आने वाले 3-4 दिनों में ये सक्रियता और भी दिखाई देगी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रियों विधायकों का एक कैंप वहां पे लगा के रखा है, उस पर भी चुटकी अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि एक उपचुनाव के लिए उन्होंने मंत्रियों की टुकड़ियों को यहाँ पे कैंपिंग करने के लिए रखा हुआ है। लेकिन देखिए विवेक, आज जिस तरीके से अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इकट्ठे होने पर तंज कस रहे हैं, अगर हम पहले के उपचुनाव पर नजर डालें तो अखिलेश यादव उपचुनाव को लेकर कभी इतने सक्रिय नहीं रहे हैं, इस उपचुनाव में बेहद सक्रिय है। इस पर अखिलेश यादव फिर क्या बोलेंगे? देखिए, अगर बात की जाए तो जहां आजमगढ़ का उपचुनाव था वहां अखिलेश यादव ने अपनी सक्रियता नहीं दिखाई थी। बाकी हर एक उपचुनाव में अखिलेश यादव सक्रिय नजर आए थे, लेकिन घोसी का उपचुनाव जहां ऐसा है जहां दोनों ही पार्टियां, न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपनी सक्रियता दिखा रही है, क्योंकि मामला प्रतिष्ठा का है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद, यहाँ से विधायक बनने के बाद दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी को चीट किया और बीजेपी का दामन थाड़ के फिर से वो मैदान में है। वहीं इस सहानुभूति का फायदा समाजवादी पार्टी उठाना चाहती है और कहीं ना कहीं बात करें तो पूर्वांचल में लोकसभा चुनाव से पहले ये जो घोसी का उपचुनाव है वो मऊ, गाजीपुर आदि आसपास के लोगों के लिए कम से कम एक मैच प्रैक्टिस के जैसा होगा और समाजवादी पार्टी इस मैच प्रैक्टिस को बढ़िया तरीके से खेलना चाहेगी और बीजेपी के बाउंसरों को बेहतर तरीके से डक करके आगे बढ़ना चाहेगी। यही ठीक है, लेकिन देखिए विवेक, अब ये महज चुनाव में भाजपा वर्सेस सपा नहीं रह गया है, क्योंकि आज अखिलेश यादव ने मंच से साफ तौर पर कहा कि ये चुनाव एनडीए वर्सेस आईएनडीआईए है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डर गई है आईएनडीआईए गठबंधन से। ऐसे में आज अखिलेश यादव वहां पहुंचते हैं, जनसभा करते हैं, लेकिन अब वहां की जनता को इंतजार है कि सूबे के मुखिया यानी सीएम योगी आदित्यनाथ कब उनके बीच पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। कौन सा दिन बताया जा रहा है जब सीएम योगी आदित्यनाथ घोसी उपचुनाव में अपनी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे? विवेक, देखिए 3 सितंबर तक की तारीख पार्टियों और प्रत्याशियों के पास है कि वो अपना चुनाव प्रचार कर सकते हैं। इसके बाद उनको इजाज़त नहीं मिलेगी और 2 सितंबर को यानी आखिरी तारीख के एक दिन पहले बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दारा सिंह चौहान के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के सरकार, डबल इंजन सरकार के द्वारा प्रदेश और देश में जितनी भी योजनाएं लाई गई हैं और जो बात की जाए जिस प्रकार से 9 साल के कार्यकाल को भी दिखाया जा रहा है, उन तमाम चीज़ों का चर्चा करेंगे और जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करके यहाँ इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए तमाम तरीके की बातें करेंगे। मुख्यमंत्री खुद इसमें सम्मिलित होंगे। इसके साथ साथ देखा जा सकता है कि पहले से भी कई विधायक और मंत्री यहाँ पे अपनी सक्रियता दिखा चुके हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बात की जाए तो केशव प्रसाद मौर्य, AK शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, तमाम ऐसे बात की जाए तो मंत्री और विधायक हैं जो यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं लगातार 2-3 दिन से। और इस उपचुनाव में देखा जाए तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए लॉबिंग की जा रही है तो समाजवादी पार्टी के लिए उतना आसान नहीं होगा और आखिरी आवाज बुलंद करते योगी आदित्यनाथ खुद नजर आएंगे 2 सितंबर को। मुस्कान, बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
जहां एक तरफ भाजपा ने गढ़ों को भेदना शुरू कर दिया है तो वहीं कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस ने एक बार फिर से प्रियंका गांधी पर दाव लगाना शुरू कर दिया है। वाराणसी, फूलपुर, प्रयागराज के साथ ही कांग्रेस प्रियंका को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की भी संभावना जताई गई है। कांग्रेस के गढ़ यानी कि रायबरेली से सोनिया गांधी के चुनाव लड़ने की अटकलें एक बार फिर से तेज हो गई हैं। जबकि रायबरेली की अगर बात करें तो सोनिया के नाम पर बूथवार प्रचार भी शुरू हो चुका है। तो यूपी में कांग्रेस भी अब सक्रिय हो चुकी है। तो वहीं अब अटकलें है कि इस बार का लोकसभा चुनाव प्रियंका गांधी भी लड़ती हुई नजर आएंगी। महज सीटों का चयन होना बाकी है कि किस सीट से वो अपनी मजबूत दावेदारी पेश करेंगी। तो उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि अमेठी से राहुल गांधी एक बार फिर से चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या एक बार फिर से अमेठी की सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी या फिर सीधा जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जाता हुआ नजर आएगा, यानी कि नतीजे सीधा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हुए नजर आएंगे। तो वहीं रायबरेली की ऐसी सीट है जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। तो उस गढ़ में अब चर्चाएं तेज हो चुकी है कि सांसद सोनिया गांधी ही वहां से अपनी दावेदारी पेश करेंगे। तो यानी कि ये माना जाए कि गांधी परिवार के तीनों ही सदस्य इस बार यूपी की राजनीति में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। सुहानी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए सुहानी, प्रियंका गांधी को भी चुनावी मैदान में उतारने की योजना कांग्रेस बनाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कौन सी सीट है जिस पर उम्मीद जताई जा रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा अगर चुनाव लड़ती है तो ये उस सीट पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे? कौन सी सीट है वो सुहानी? जी मुस्कान, बता दें जिस तरह से लोकसभा चुनाव की अब 6 से 7 मंथ है और बहुत सारी पार्टियां जो है जोरों शोर से तैयारी में है। लेकिन बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस इस बार जिस तरह से उतर रही है यूपी में, वही यूपी की बात करें तो यूपी की कहा जाता है कि जो सत्ता की चाबी होती है वो यूपी की तरफ से ही जाती है। और अब जो है बीजेपी की बात करें और कांग्रेस की बात करें, दोनों की टक्कर देखने को मिल रही है। क्योंकि कहा जा रहा है कि अब प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो कहीं ना कहीं यूपी के 3 सीट जो महज बहुत ही महत्वपूर्ण है, वाराणसी, जो फूलपुर और प्रयागराज, वही बताया जा रहा है कि जो फूलपुर में है, पिछले बार जिस तरह से कि वहां पे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वहां पे 3 बार के सांसद रह चुके हैं और कहीं ना कहीं जो फूलपुर में है 16 बार चुनाव हुआ है और वहां पे 7 बार जो है कांग्रेस की जीत मिली है, 6 बार भाजपा और 2 बार जो है सपा। कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि फूलपुर में सबसे ज्यादा जो है कांग्रेस की सीट जो है मजबूत दिखाई दे रही है। तो अगर बात की जाए तो कि फूलपुर से भी अगर कयास लगाया जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को उठाया जा सकता है, और नहीं तो बात की जाए तो वाराणसी भी उनके लिए सही है और जो है प्रयागराज। 5 सीटों पे उनके, बता दे मुस्कान की, 5 सीटों पे मंथन किया जा रहा है। लेकिन ये जो 3 सीट है कहीं ना कहीं बहुत ही मजबूत सीट कांग्रेस के लिए देखा जा रहा है और कांग्रेस जो है तीनों सीटों में से किसी एक सीट पर जो है प्रियंका गांधी वाड्रा इस पर चुनाव लड़ सकती है। तो साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का जो संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, अगर वहां से प्रियंका गांधी वाड्रा अगर चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं टक्कर देखा जा सकता है। क्योंकि लेकिन देखिए सुहानी, एक चीज और यहाँ बहुत जरूरी हो जाती है। वाराणसी के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी विकास के दावे करती है, तमाम अपने विकास कार्यों को भी जनता के सामने लेकर आती है जिसे जनता भी देखती है। क्या ऐसे में कांग्रेस के लिए वहां पर मजबूत प्रत्याशी को सामने लाना एक बड़ी चुनौती है क्या? जी बता दें मुस्कान की, जिस तरह से आप भी देखती है कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी वहां पे जाते हैं, वहां पे कहीं ना उनके जितने भी प्रशंसक और जितने भी उनके सभी जो है साफ तौर उनका देखा जाता है कि आज भी गढ़ माना जाता है बीजेपी के। पहले अब बता दें इससे पहले जो है कांग्रेस का वहां वाराणसी में गढ़ माना जाता था। लेकिन जिस तरह जब भी प्रधानमंत्री मोदी जो है सत्ता में आए हैं, अब वो उनका संसदीय क्षेत्र है, अब साफ तौर पर देखा जाता है। लेकिन विकास की बात करें अब मुस्कान, तो विकास आप साफ तौर पर देख सकती है कि वाराणसी का जो रूपरेखा है किस तरह से जो है बीजेपी के आने पर बदलाव हुआ है और कहीं ना कहीं जो है वहां पे जमीनी स्तर है वहां भी बदलाव देखने को मिला है। लेकिन अब बात की जाए प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वहां से अगर चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं मुकाबला देखा जा सकता है। क्योंकि हाल में ही अजय राय जिस तरह से वो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के बने हैं और उन्हें कहा कि अगर वाराणसी से वो चुनाव लड़ती हैं तो ज्यादा सही रहेगा। तो अजय राय सुहानी, अभी आपने अजय राय का जिक्र किया। अजय राय ने तो ये भी पुष्टि कर दी है मीडिया के सामने कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सांसद स्मृति ईरानी लगातार अपने संसदीय क्षेत्र में जाती हैं, लेकिन राहुल जिस सीट पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर की अगर माने तो तकरीबन 1 से 2 बार राहुल गांधी अमेठी के लोगों से मुलाकात करने पहुंचे हैं। तो क्या ऐसे में अमेठी की जनता राहुल गांधी पर भरोसा जताएगी क्या? वो किस बल पर अमेठी से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं?
जी मुस्कान, बता दें कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी पूरे देश में चर्चित है और कहीं ना कहीं बताया जा रहा था कि राहुल गांधी जो है वो जमीन पर नहीं उतरते और ना ही चुनाव में उनकी कोई जो है रूपरेखा देखा जाता है। लेकिन जिस तरह से वो भारत जोड़ो यात्रा में आम लोगों से जाके मिल रहे हैं और हाल में आप देख सकती हैं कि कब जो गरीब लोगों से लेकर आम जनता से लेकर वो जा के मिल रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, कभी देखा जा रहा है खेती कर रहे हैं। लेकिन बात की जाए आपकी अमेठी की, तो अमेठी में जिस तरह से स्मृति ईरानी की जिस तरह से अभी सरकार है, उन्होंने कई ऐसे जो बात की जाए महिलाओं को लेकर सिलेंडर गैस और तमाम ऐसी सुविधाएं जो है बीजेपी सरकार अमेठी को दी है। लेकिन वही अब इस बार कांग्रेस की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो जनता है अब वो इस भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की तरफ से झुकाव देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो है राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के जो है टक्कर देखने को जरूर मिल सकती है, क्योंकि साफ तौर पर देखा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है अब जनता से मुखातिब हो रहे हैं, जनता से बातचीत कर रहे हैं और अपनी जनता के जो दुख दर्द है उससे भी जाके बांट रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी तीनों के लिए कहीं ना कहीं जो तीनों सीट है, जिस तरह से राहुल गांधी जो है अमेठी से और सोनिया गांधी जो है वो रायबरेली से इस बार से जीतने के लिए उठने के लिए पूरी तरह से तैयार है और सोनिया गांधी के लिए तो अब वहां पे प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है मुस्कान की इस बार जो लोकसभा में तीनों सीट है और तीनों जो है आप प्रियंका गांधी की बात करें, राहुल गांधी की और सोनिया गांधी, तीनों अपनी जोरों से तैयारियों में जुट गए हैं और अभी से जब से भारत जोड़ो यात्रा था तभी से वो पूरी तरह से अपनी जनता से जुड़े हुए हैं और बिल्कुल उनकी जो ठीक है, धन्यवाद सुहानी चीजें इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजा भैया के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ चुके सपा के कार्यवाहक अध्यक्ष अब गिरफ्तार हो गए हैं। निकाय चुनाव के दौरान दर्ज किए गए 392 और 395 की धाराओं में वो वांछित भी चल रहे थे। दर्जन भर गाड़ियों के काफिले के साथ एक गुलशन यादव को पुलिस अदालत लेकर पहुंची। इस मामले में पुलिस के आला अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हिस्ट्री शीटर गुलशन यादव का भाई सपा जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव पहले से ही कौशाम्बी जेल में बंद है, तो अब एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले करारा झटका लगा है, जहां गुलशन यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है और गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है। और गुलशन यादव जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, दरअसल ये वो नेता है जिसने राजा भैया के खिलाफ समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। एक समय पर यह राजा भैया का करीबी भी बताया गया, लेकिन फिलहाल इन दोनों के बीच में दूरी आ गई, जिसके बाद गुलशन यादव ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, जहां से करारी हार का भी उन्हें सामना करना पड़ा। फिलहाल अब गुलशन यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है, गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुका है। ऐसे में पुलिस आज गुलशन यादव को कोर्ट भी लेके पहुंची। पवन इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए पवन, लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को एक कड़ा झटका लगा है, गुलशन यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है। वजह क्या बताई गई कि गुलशन यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है? जी बिल्कुल मुस्कान, समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव के पहले करारा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के नेता गुलशन यादव को प्रयागराज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि गुलशन यादव की गिरफ्तारी की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। बता दें कि 2022 में राजा भैया के खिलाफ गुलशन यादव ने चुनाव लड़ा था, तब से गुलशन यादव चर्चा में आए थे। गुलशन यादव के ऊपर कुल 29 मुकदमे दर्ज हैं और जिसमें पुलिस ने गैर जमानती वारंट भी जारी किया है। ऐसे में जब गुलशन यादव को गिरफ्तार किया गया है तो निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को एक करारा झटका लगा है। हालांकि अब किस तरीके से समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में अपनी तैयारी करेगी और किस तरीके से इस झटके से उबर पाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देखिए पवन, गुलशन यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है, इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है, क्योंकि तस्वीरें भी सामने आ चुकी है जहां पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच गुलशन यादव को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। ये गिरफ्तारी कहां से हुई है? चूंकि देखिए मुस्कान, इस पे हम पहले भी बता चुके हैं कि इस पूरे मामले को लेकर अभी तक किसी भी तरह की आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, इससे यह देखा गया है कि कड़ी सुरक्षा के बीच गुलशन यादव को कोर्ट पे पेश किया गया है। अब ये किस तरीके से गिरफ्तारी और कहां पर गिरफ्तारी हुई है, हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, ऐसे ये कहा जल्दी पुलिस इस पर अपना बयान जारी करेगी ताकि इस पूरे मामले पर जो स्थिति है वो स्पष्ट हो पाए। लेकिन जिस तरीके से आज गिरफ्तारी हुई है, ऐसे में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका जो है
वो सामने देखने को मिला है। जी। बिल्कुल, देखिए अक्सर अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगाती है कि अपराधियों के संरक्षण का भी आरोप लगाया जाता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के ही नेता आरोपी सिद्ध हो चुके हैं, उन्हें आज गिरफ्तार भी किया जा चुका है। बस पुलिस की तरफ से एक आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। कितना बड़ा नुकसान है ये समाजवादी पार्टी के लिए? चूंकि देखिए जल्द ही लोकसभा चुनाव जो है वो नजदीक है और ऐसे में तमाम जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रही हैं और लगातार जमीनी स्तर पर जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको देखे जा सकते हैं। अब जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के इस कद्दावर नेता की गिरफ्तारी हुई है और जो मामले सामने आए तो ऐसे में साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को यह बड़ा झटका कहा जा सकता है। अब हालांकि ये पार्टी किस तरीके से इस झटके से उभरेगी, निश्चित रूप से ये जो आने वाला समय है वो लोकसभा चुनाव में ये असर डाल सकता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो देखा जाता है। ऐसे में जब समाजवादी पार्टी का जो नेता के ऊपर इतने बड़े आरोप के साथ गिरफ्तारी है तो निश्चित रूप से ये जो आरोपों का दौर है कहीं ना कहीं उस पर एक विराम लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से अब ये गुलशन यादव की जो गिरफ्तारी है और जो मामले सामने आए हैं निकाय चुनाव के दौरान इस पर जो मुकदमे दर्ज किए गए थे तमाम 29 मुकदमे हैं, जिस तरीके से पुलिस ने गैर जमानती वारंट जारी किया, अरसे में जो गिरफ्तारी है तो निश्चित रूप से ये गिरफ्तारी आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बड़ा असर डालेगी। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद पवन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।